गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने इस हॉल में सम्मिलित हुए हैं। एक ऐसा विषय जिसे यदि हम सब जान जाएं तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें जान जाती है। उस विषय का नाम है क्यों कुछ लोग जीवन में सफल हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग इसी जीवन में विफल हो जाते हैं। संकल्प सभी लेते हैं लेकिन सभी संकल्पवान होते नहीं हैं। हम सबको पता है कि ये ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, हवा है और पानी है, ये हमारी पृथ्वी है। ये जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में जीने वाले जितने भी मानव हैं आज से लाखों वर्ष पहले से चले आ रहे हैं। मतलब कितने लोग आए होंगे, अर्थात अब यदि कोई हिसाब लगा ही नहीं सकता। आज तक आपने सुना है इस तरह के हिसाब का? बहुत सारी किताब पढ़ी है, बहुत सारे न्यूज पेपर आते हैं। हमने यहां से सूर्य का दूरी का तो हमने पढ़ रखा है, किलोमीटर हमने पढ़ रखा है, वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ रखा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा आंकड़ा आया है कि प्रथम मानव के जन्म से लेकर अब तक कितनी संख्या में इस पृथ्वी पर मानव हुए हैं? कोई आंकड़ा आज तक पढ़ा या सुना है? नहीं सुना ना। लेकिन इस ब्रह्मांड में अरबों नहीं खरबों जाने कितने खरबों लोग आए होंगे, लेकिन आप इस हॉल में हम सब लोग जो बैठे हैं, बताइए कितने लोगों को जानते हैं? कितने इंसानों को हम जानते हैं? और जिनको जानते हैं उनको तो क्यों जानते हैं, और जिनको नहीं जानते हैं उनको क्यों नहीं जानते हैं? ये विषय आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको बहुत मन से सुनना है। पहला सवाल, खरबों लोग आए हैं, उनमें से हम सिर्फ 100, 200, 500 को ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? लेकिन कितने खरब लोग आए थे उनको हम क्यों नहीं जानते हैं? अब आप जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, अभिभावक जो बैठे हैं, क्या ये जानना ये चाहते तो तुम भी हो कि हमको कोई जाने? मानते हो नहीं मानते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? आप में से हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, नहीं होना चाहता? तो बस उस सवाल पर जा रहा हूं, उस रहस्य पर जा रहा हूं जिसे आप सुनना चाहते हैं। वो रहस्य है, जिन लोगों ने उस रहस्य को जिया था वो इतिहास में दर्ज हो गए, वो सफल इंसान कहलाते हैं, और जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जिया था वो इतिहास में दफन हो गए, क्योंकि वो असफल थे, इसलिए उनको किसी ने लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये रहस्य क्या है? इसका जन्म कहां से होता है? ये रहस्य है एक वो संकल्प जो इंसान लेता है और उस संकल्प के पीछे जाता है, फिर वो सफल हो जाता है। फिर सवाल आता है, ये संकल्प का जन्म कहाँ होता है? संकल्प का जन्म कैसे होता है? नंबर 1, पूरी दुनिया में आज तक जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सब का सब कुछ एक समान होता है। तो पॉइंट 1 अपन ले रहे हैं। देखिए क्या पॉइंट है, देखो, हमारा बचपन समान है। ये हमारा पहला पॉइंट है आज का। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा ये संसार है, जहां पर कोई भी बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने में ही वो जन्म ले पाता है। चाहे राजा के घर में कोई बच्चा जन्म लो, चाहे अमीर के घर में बच्चा जन्म लो, चाहे कोई गरीब के घर में जन्म लो, कच्ची बस्ती के घर में जन्म लो, रंग के घर में जन्म लो, सड़क पर जन्म लो, ये जन्म की क्रिया बताइए समान होती है नहीं होती है? ये बचपन की, हमारा जन्म की क्रिया जब समान होती है, जैसे ही बच्चा, चाहे दोबारा समझना, अमीर हो चाहे गरीब हो, जन्म लेने के बाद रोता है। सभी बच्चे, राजा हो चाहे रंग हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, फकीर हो, किसान हो, मजदूर हो, हर घर में जन्म लेने वाला बच्चा सूसू करता कि नहीं करता है? पोटी करता कि नहीं करता है? उल्टी करता कि नहीं करता है?
कभी आपने ऐसा देखा हो, बात की हो, मन में लाए हो, मंथन किया हो, सोचा हो कि राजाओं के बच्चे पैदा होते ही चल दिए? कभी ऐसा नहीं होता ना। निश्चित रूप से वही 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगती है वार्तालाप करने में, कहीं कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन एक समय कैसा आएगा भविष्य में कि गरीब घर में बच्चा जन्म लेने वाला अमीर बन जाता है और राज के घर में जन्म लेने वाला बच्चा रंक के बन जाता है। उस रहस्य पर हम लोग पहुंचेंगे। पहले ये बताइए, समस्त दुनिया के बच्चों का जीवन, बचपन एक जैसा महसूस कर रहे हो आप सब लोग? जैसे ही आप देखते हो तो ये शरीर रचना शास्त्र है, सेकंड है हमारा शरीर रचना शास्त्र, समान है। हमारे सबके 2 हाथ होते हैं, शरीर समान है। सबके वही 2 आंख होती है, वही 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का शरीर अलग बना हो, दूसरे का शरीर अलग बना हो। निश्चित रूप से वही किडनी, लीवर, सब कुछ, ब्लड वगैरह एक होता है। मतलब शरीर रचना शास्त्र एक होते हुए भी सबका मस्तिष्क अलग अलग क्यों होता है? क्यों किसी मस्तिष्क में सिकंदर जन्म लेता है, क्यों किसी मस्तिष्क में रावण जन्म ले लेता है? वो संकल्प कहां से आता है दोनों का ही? क्यों कुछ बच्चे महान अर्थात रचनात्मक दुनिया में चले जाते हैं, क्यों कुछ बच्चे हैं जो विध्वंसात्मक अर्थात परिवार को कलंकित कर देते हैं, जबकि शरीर अपना सबका एक समान ही है। अब शरीर हमारा सबका एक समान है और ब्रह्मांड की शक्तियां अर्थात प्राकृतिक शक्तियां भी सबके साथ समान होती है। हमारी प्राकृतिक शक्तियां जितनी भी है ये सब समान है। देख लीजिए आप, सूर्य कभी भेद नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सूर्य को ये पता है कि राजा के बच्चे हैं, इनके ऊपर तो धूप कम करें। चंद्रमा की शीतलता है वो सबको बराबर आती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हवा भेदभाव कर देती हो कि नहीं ये अमीर है इनकी तरफ मुझे साफ हवा भेजनी है, कभी गरीब है उनकी तरफ मिट्टी भेजनी है। आप देख लीजिए प्राकृतिक शक्तियां सबको समान मिलती है। आंधी कभी नहीं देखती है कि सामने राजा खड़ा है, अमीर खड़ा है। भूकंप कभी नहीं देखता है, सुनामी कभी नहीं देखती है। आप सामने आज का हमारा कितना बढ़िया उदाहरण है कि कोरोना ऐसा कतई नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। तो बताइए, पहला बचपन समान है, शरीर रचना शास्त्र हमारा समान है, प्राकृतिक शक्तियां हमारे साथ भेदभाव करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। जब ये सभी चीजें भेदभाव नहीं करती है, समान रूप से मिल रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एक झोपड़ी में सोने के लिए ही तड़पता है और एक महलों में से दूसरे महलों की रचना करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हम बच्चे बड़े होते हैं, यदि हमको शिक्षा की तरफ जाना हो, एजुकेशन लेना हो, तो देखिए हमारी शिक्षा सामग्री जो है बिल्कुल समान होती है। अब शिक्षा को अपन समान कैसे कहेंगे, यहां आपको मैं समझा रहा हूं एक एक पॉइंट। कोई भी हो दुनिया में, यदि उसे अंग्रेजी, पूरी भारत के अलावा पूरे विश्व में अंग्रेजी का चलन तो है ही है, जहां जहां अंग्रेज पहुंचते हैं। अमीर का बच्चा हो, गरीब का हो, राजा का हो, रंग का हो, यदि अंग्रेजी पढ़नी है तो आप बताइए सबको समान दृष्टि से ABCD सीखना है कि नहीं सीखना है? बिना ABCD के कभी हो सकता है ऐसा संभव? कभी ऐसा हो कि हम सोचते थे छोटे बचपन में कि नहीं ये बड़े लोगों के बच्चे पता नहीं हमारी तरह करते होंगे नहीं करते होंगे? आप बताइए डायरेक्ट क्या वो बच्चे बिना ABCD के अंग्रेजी बोल लेंगे? यदि हिंदी पढ़नी हो तो क्या कै खे गै घे को बिना पढ़े ही बच्चे हिंदी बोलना सीख लेंगे? तो आप बताइए ABCD के जितने भी कितने अक्षर हैं इसमें ABCD में, क्या अमीरों के लिए अलग है या गरीबों के लिए अलग है? तो सबके लिए सब कुछ समान है, लेकिन कोई बहुत अच्छा बोलता है और कोई बोल ही नहीं पाता है। कै खे जो हमारा हिंदी है इसमें कितने अक्षर हैं? क्या सबके लिए समान है या इनमें भी भेदभाव है? देखिए यहां भी कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ समान है।
अब ये सभी चीजें समान हैं तो फिर आप अपने घर पर और जाइए, घर की वस्तु भी आपकी समान है, घर की वस्तु भी सबकी समान है। अब आपको अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं खत्म कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि अमीरों के यहां पर गैस सिलेंडर अलग बनता हो, ऐसा नहीं है कि अमीरों के यहां जो गैस जलती है उसका अलग से कलर हो, ऐसा कतई नहीं है कि अमीरों के घर के दूध का रंग अलग हो, ऐसा नहीं है कि नमक का रंग अलग हो, गेहूं जौ आटा जितनी भी सामग्री आप देख लो, चीनी से लेकर के देख लो, नमक से लेकर मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, सब्जी है, कोई अंतर है क्या इन चीजों में? कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज आप यदि देखना चाहते हो तो छोटा सा बहुत मायने अंतर आ रहा है कि हमारा बर्तन और अमीरों का, राजाओं के बर्तन का आकार प्रकार तो एक जैसा ही है, बस केवल धातु का अंतर है कि अमीरों के सोने के हो सकते हैं, हमारे लोहे के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं। अंततः कभी आपने महसूस किया है कि ऐसा नहीं है कि अमीरों के अर्थात जैसे नाम बोले आप सबसे बड़े अमीर कोई भी हो, लेकिन प्रसिद्ध सेलिब्रिटी जैसे आप मेसी को देख लो, रोनाल्डो को देख लो, शाहरुख को देख लो, और लोगों को भी देख लो, ऐसा नहीं कि उनके चम्मच इतने लंबे हो, ऐसा नहीं है कि उनकी कटोरी का आकार प्रकार इतना बड़ा हो, ऐसा नहीं है उनके तवे का आकार बहुत बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि उनकी रोटी बहुत बड़ी हो, ऐसा नहीं है कि उनकी कुड़ेचली बहुत बड़ी हो। बताओ हमारे जैसे है या नहीं है? वस्तुएं समान हैं, सिर्फ किसका अंतर है? धातु का अंतर है। उनके सोने के हो सकते हैं, हमारे लोहे के या पीतल के, तांबे के हो सकते हैं। अब आपको वस्तु में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा, गेहूं में अंतर नहीं दिख रहा, आटे में अंतर नहीं दिख रहा, दिख क्या रहा है? तरीके में अंतर दिख रहा है। यहां से जैसे ही अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए कपड़ों का आकार प्रकार है वो भी सबका बराबर ही होता है। कपड़ों के जो प्रकार हैं आप उनको देख लीजिए, कतई ऐसा नहीं है कि राजा के जो कपड़े हैं या पैंट शर्ट है या आज भारत का कोई अमीर आदमी है या विश्व का अमीर आदमी है उसकी शर्ट ऐसे नहीं है कि 15 मीटर की बनती हो। जितनी हमारी शर्ट का कपड़ा मीटर में होता है, जितना हमारा पैंट का होता है, इतना ही उनका होता है। अंतर रंग का हो सकता है, अंतर मूल्य का हो सकता है, आकार प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब जब यहां समान अपन लोग चल रहे हैं तो आप देख लीजिए राजाओं के यहां भी जब हम जाते हैं, कभी महलों में जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, लाल किला देखते हैं, शिवाजी महाराज के महलों को देखते हैं, महाराणा प्रताप को जब देखते हैं वो भी बचपन में वैसे ही खेलते हैं जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं। उन खिलौने के प्रति वो भी अमीरों के बच्चे, वही राजाओं के बच्चे ऐसे ही आकर्षित होते हैं जैसे हमारे होते हैं, गरीबों के होते हैं। आपने तो खूब देखा है कि महाराणा प्रताप का बचपन बिल्कुल भीलों के बच्चों के साथ में बीता था, शिवाजी महाराज का भी ऐसे था, राम का भी ऐसे ही था और कृष्ण का भी ऐसे ही था। अब यदि वो खिलौने से जैसे ही अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप बताइए साइकिल यदि उनको चलानी होगी तो क्या उसका तरीका एक समान होता है या अंतर होता है? क्या उस साइकिल को चलाते समय हम ही गिरते हैं या वो भी गिरते हैं? यदि जैसे ही वो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या उनके लिए आकाश में अलग से रोड बनती है या हमारी जैसी ये डामर की रोड होती है? यदि उनको स्नान करना है तो पानी छूना होता है या नहीं छूना होता है बताओ? यदि उनको खाना खाना है तो हाथ से खाएंगे या किसी और चीज से खाएंगे बताओ? यदि उनको सोना है तो बिस्तर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? यदि उनको खेलना है तो मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? ये सभी क्रिया जब समान हो रही है तो वो कौन सी बात है कि एक व्यक्ति दुनिया पर राज कर जाता है, दूसरा व्यक्ति राज की सोचता ही नहीं है। यहां से जैसे ही अपन देखते हैं चाहे अरबों की गाड़ी हो चाहे खरबों की गाड़ी हो, कोई महंगी है कोई सस्ती है, बताओ पेट्रोल सबके लिए एक जैसा होता है? अलग अलग होता है। डीजल सबका एक जैसा होता है? अलग होता है। ऑयल सबकी एक जैसी होती है? अलग होती है। केवल स्पीड का अंतर होता है। केवल क्या होता है? स्पीड का। रोड एक जैसा होता है, या तो डामर का होगा या कंक्रीट और सीमेंट का होगा। यहां से जैसे ही अपन माय डियर फ्रेंड 10 से 12 साल 15 साल की तरफ जब बढ़ते हैं
और जैसे ही हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो बताइए भारत का जो एजुकेशन है या विश्व का जो अपने अपने देशों का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसमें अंतर है कि अमीरों के बच्चों का सिलेबस अलग होता है? क्या राजा के बच्चों की किताब अलग होती है? क्या उनकी कोई स्कूल स्पेशल अलग होती है? नहीं है ना। कभी हुआ करती थी जमाने में, लेकिन आज तो गरीब भी अपने बच्चे को मेयो में पढ़ा सकता है। अब जब वहां पाठ्य सामग्री एक जैसी होती है, सिलेबस एक जैसा होता है, कोई ऐसी अलग कंपनी नहीं है कि उनके लिए अलग किताब छापती हो, अलग रजिस्टर देती हो, अलग पेन देता हो, वही टीचर होते हैं, वही क्लास होती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि उनको महंगे टीचर मिल सकते हैं, उनको अच्छे कमरे मिल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी उसी क्लास को जब आप देखते हो तो जो मजदूर है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि माँ सिर पर ईंट रखती हुई है और बीच में पीठ पर बच्चा बैठा रखे हैं, लेकिन कभी कभार आपने देखा हो उस गरीब माँ का बच्चा उस क्लास को टॉप कर जाता है। करता है कि नहीं करता है? वापस एक जैसी किताब होती है, एक जैसे ही रजिस्टर होते हैं, केवल महंगा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर की लाइन उनकी अंतर हो, रजिस्टर का आकार प्रकार में अंतर हो। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। कुछ नहीं होता ना। लेकिन बताओ जब रिजल्ट आता है तो गरीब का बच्चा इंडिया टॉप कर जाता है और अमीर का बच्चा उसी क्लास में असफल हो जाता है। क्या है ये सब? क्यों है ये सब? चाहते हो इनको अच्छी तरह से समझना? जैसे ही हम आगे बढ़े, एजुकेशन जब हो गया हमारा 15 साल से 16 साल 17 साल 18 साल की तरफ चले गए, और जब डिग्रियां हमारे हाथ में आती है तो बताइए सरकार कभी अमीरों के राजाओं के बच्चों की डिग्री अलग से छापती है? सबकी समान होती है। अब आप जिस बात को सुनना चाहते हो वो बात है कि माय डियर फ्रेंड, सबके लिए समय भी समान होता है। एक दिन में सबके लिए 24 घंटे होते हैं, नहीं होते? कभी ऐसा तो नहीं है कि अमीर और राजाओं के बच्चों को भगवान ने 26 घंटे बना दिए हो? पक्की बात। मिनट भी सबके लिए 1440 होता है, एक दिन में कतई अंतर नहीं है। और आपके सेकंड भी 86,400 होते हैं, अर्थात एक दिन में 24 घंटे हो गए। मिनट कितनी हो गई? 1440। सेकंड कितनी हो गई? 86,400। इसमें कहीं अंतर आ सकता है क्या? कहीं इसमें भेदभाव तो नहीं है? कहीं अमीरों को अलग से दे रखा हो टाइम टेबल और हमको टाइम टेबल अलग नहीं हो? उनकी घड़ियों का समय अलग हो और सामान्य व्यक्ति की घड़ियों का समय अलग हो, ऐसा है या नहीं है? यदि अपन महीने को देखते हैं तो 720 घंटे हो जाते हैं और 43,200 मिनट हो जाती है और 25,92,000 सेकंड। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और यदि हम साल को जब देखने जाते हैं तो पूरे अपन भारत की जब बात करते हैं तो हर व्यक्ति के लिए 8,640 घंटे होते हैं और 5,18,400 मिनट होती है और 3,11,04,000 सेकंड होते हैं। बताइए, प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त ये जो समय निर्धारित है, इसमें कहीं कोई आपको अमीरी और गरीबी में अंतर आ रहा है? जब ये समान है, अब वो बात पर हम लोग पहुंचेंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस समय में कुछ लोग एक साल में, कुछ विद्यार्थी एक साल में रोनाल्डो और मेसी की तरफ, तेंदुलकर और धोनी और विराट की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नाड़ियों में ही गिरने की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सी वो बात है, उस पर हम लोग चाहते हैं आज बात करना। यहां से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, समय आपने सबको निर्धारित कर दिया। अब आप चलिए, एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप के यहां पर 4-5 बेटा बेटी जब होते हैं, उनमें से एक परिवार को विख्यात कर देता है और एक परिवार को कुख्यात कर देता है।
तो बात ये आती है कि क्या हमारे माँ बाप हमारे सब के लिए, अमीरों के अलग, गरीबों के अलग, हम सब के अलग, क्या माँ बाप भी बच्चों में भेदभाव करते हैं नहीं करते हैं? कोई ऐसा माँ बाप है जो ये सोचता है कि ये बेटा असफल हो जाए और ये बेटा सफल हो जाए? कोई है दुनिया में ऐसा? कोई उदाहरण हमको नहीं दिख रहा है। तो अब आप ये बताइए कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले बहन भाई एक ही घर में उसी आंगन में पले थे, वहीं खेले थे, एक जैसी मटकी का पानी पिया था, एक जैसे ही आटे का खाना खाया था, उसी माँ का चूल्हे की रोटी खाई थी, उसी डेलचे की सब्जी खाई थी, लेकिन एक बेटा एक बेटी किधर जा रहे हैं और एक बेटा बेटी किधर जा रहे हैं? अंतर वहां आ जाता है, जबकि यहां घर में कोई भी अंतर नहीं था। अब जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लास्ट हमारा आ जाता है प्रतियोगी परीक्षाएं। डिग्री तो हम लोगों को मिल जाती है। पूरे भारत में यदि कोई एग्जाम होती है, हमारी एक एग्जाम, जैसे हम उदाहरण लेते हैं आईएएस की, जब एग्जाम होती है, आईएएस की एग्जाम की वैकेंसी बताइए सबके लिए एक दिन ही आती है, अलग अलग आती है? क्या इनकी डिग्री सबकी बराबर, योग्यता सबकी बराबर होती है, अलग अलग होती है? अब जब आपकी वैकेंसी एक दिन आती है, आपको ये भी डेट मिल जाती है कि एग्जाम तब होगी, तो वैकेंसी और एग्जाम के बीच का जो समय मिलता है विद्यार्थियों को तैयारी करने का, क्या वो अमीरों को अलग समय मिलता है और गरीबों को अलग समय मिलता है, या समान ही मिलता है? जब ये समय समान मिलता है तो फिर आपको पता है पूरे भारत में एक जैसा ही पेपर आता है, एक जैसे ही सवाल आते हैं, एक दिन एग्जाम होती है, टाइम टेबल निर्धारित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीरों के, राजाओं के बच्चों को मौसम के अनुसार उनको टाइम अलग दिया जाता हो और गरीबों को अलग दे दिया जाता हो? या सब कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित एक समान होता है? जब सब कुछ देखिए, वैकेंसी आपकी एक समान होती है, टाइम टेबल एक समान होता है, परीक्षा एक समान होती है, पेपर एक समान होता है, कंप्यूटर एक जैसा होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बताइए उस कच्ची बस्ती का विद्यार्थी इंडिया टॉप कर जाता है, और वो अमीरी में पढ़ने वाला, अमीरी में पढ़ने वाला, 1000 टीचरों से ट्यूशन करने वाला वो राजा का बच्चा असफल हो जाता है। कौन सी बात है माय डियर? और वो बात है जैसे आप सुनना चाहते हो, वो है संकल्प की शक्ति। अब ये जो संकल्प की शक्ति पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका जन्म कहां से होता है? मैंने बात बहुत पहले जब ये आपसे कही थी, तो मैं आपको दोबारा ले रहा हूं कि अरबों खरबों लोग यहां इस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन सब ही संकल्प की शक्ति को जानते थे, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते। ये केवल एक बात जो दोबारा लास्ट हम लोग 17 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। एक एक पॉइंटों को बताइए। पहला तो बचपन हमारा समान, शरीर समान, प्राकृतिक शक्ति समान, शिक्षा समान, घर की वस्तु समान और कपड़े भी समान है। अब हमारे घर की जो सामग्री है वो समान है या नहीं है? हाँ बोलो। सामग्री जब हमारी समान है, उसके बाद में कौन सी चीजें सभी समान होती है? हमको ABCD जैसे शिक्षा की बात थोड़ी करी मैंने अभी, हाँ लिख दिया, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे खाने पीने और खिलौने जो होते हैं सबके बराबर होते हैं, ये भी समान है। किसके लिए? ये तो बचपन की बात कर रहे थे। अब हमारी स्कूलिंग जो होती है वहां भी हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर जो होते हैं वो भी हमारे समान है, हमारा सिलेबस भी एक समान है। अब जब हमारा सिलेबस भी एक समान है तो फिर हमारी एग्जाम भी एक समान होती है। अब एग्जाम भी एक समान होती है तो हमारी वैकेंसी एक साथ आती है, टाइम टेबल आती है, और सबके लिए हमारा समय भी समान है। अब समय हमारा समान है, लेकिन जो चीज समान नहीं है उसका जन्म कैसे होता है? माता पिता भी अपने बच्चों को समान परवरिश करते हैं। माता पिता जिस घर में रहते हैं वहां सभी बच्चे वहीं पैदा होते हैं, एक ही जैसा होता है सब कुछ। माता पिता की परवरिश एक समान हुई थी ना? हाँ बोलो। एक समान ही हुई थी,
लेकिन परिणाम अलग अलग आते गए। अब परिणाम जब अलग अलग आ गए तो आप कहां पहुंच गए? प्रतियोगी परीक्षा में पहुंच गए। ये हमारी कौन सी जिंदगी आ गई? जवानी की जिंदगी आ गई, प्रतियोगी परीक्षा आ गई हमारी। बचपन सबका समान था, वापस बचपन सबका समान था या नहीं था? हम जैसे जैसे कपड़ों की बात करते गए समान थे या नहीं थे? शरीर रचना शास्त्र हमारा समान था या नहीं था? हम जैसे ही आगे बढ़े बोलने लगे तो सबको हिंदी के ABCD सीखना जरूरी था या नहीं था? इंग्लिश के शब्द हमको जरूरी थे, बराबर ही था सब कुछ। समय हमारा सब कुछ सही था। यहाँ तो ऐसा नहीं था ना कि राजाओं के बच्चे यहाँ पर 1.5 साल में 3 साल में भागने लग जाए और गरीब का बच्चा भागे नहीं। हम बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे 15 से साल से 17, 16, 18, 20 की तरफ बराबर पहुंच गए थे। हमने जैसे ही पूरे देश में देखा तो हमारी प्राथमिक शिक्षा, हमारी माध्यमिक शिक्षा और हमारा उच्च शिक्षा अर्थात BA, BCom, MBBS, IIT सब समान ही होते हैं और सबकी डिग्री भी समान मिलती है। अब सब कुछ समान होने के बाद में हम सब लोग जितने भी बचपन में बच्चे थे और आज तक हम चलते गए, लेकिन बीच में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कोई IIT टॉप कर गया था, कोई मेडिकल टॉप कर गया था। अब हम प्रतियोगी विद्यार्थी जब बात करते हैं एक समान बात की, तो मैंने कहा कि भारत में एक परीक्षा होती है IAS की एग्जाम, जिसमें निश्चित समय पर वैकेंसी आती है, निश्चित समय पर एग्जाम होती है, एक समान ही पेपर होता है, एक दिन ही सबका रिजल्ट आता है। तो वो कौन सी चीज है माय डियर फ्रेंड जिससे गरीब का बच्चा इंडिया टॉप कर जाता है, अमीर का बच्चा उस एग्जाम में असफल हो जाता है? दूसरी बात, यदि अपन एग्जाम की नहीं करें और ये करें कि गरीब का बच्चा देश का राष्ट्रपति बन जाता है, गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और राजा का बच्चा घर तक भी नहीं बचा पाता है। तो वो बात थी माय डियर फ्रेंड, कौन सी थी? संकल्प की शक्ति। तो अपन लोग कहां पहुंच गए सभी इस समय? संकल्प पर पहुंच गए। अब ये संकल्प की शक्ति जो है ये है सबके पास, ऐसा नहीं है कि है नहीं है तो सबके ही पास। संकल्प शक्ति जो है वो सबके पास एक जैसी होती है, लेकिन अब इस शक्ति को प्राप्त करने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो सबके पास नहीं होता है। तो आप देखिए कि उन लोगों ने जो इस संकल्प शक्ति का नजरिया विकसित कर लिया था, उन्हीं लोगों को आप सब जानते हो। और जिन्होंने इस संकल्प शक्ति का नजरिया विकसित नहीं किया था, उन लोगों को आप नहीं, इतिहास भी नहीं जानता है। तो खरबों लोग आए थे, अरबों लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो थे ये संकल्प शक्ति को जीने वाले, जिन्होंने इस संकल्प शक्ति को जिया था। माय डियर फ्रेंड, इस संकल्प शक्ति का जो जन्म देने वाली कोई चीज है वो है इंसान का नजरिया। ये इंसान का जो नजरिया है, ये इंसान का जो दृष्टिकोण है देखने का, सोचने का, समझने का, वही एक संकल्प शक्ति को जन्म देता है। ये 3 विषय हैं जिनका अर्थ एक ही है। आप नजरिए को और अपने दृष्टिकोण को और अपनी सोच को किधर ले जाते हैं, हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है, हमारी जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, हमारे विचार कैसे, हमारी का मतलब हम अकेले नहीं होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारा कुल होता है। हमारा उस कुल के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे सास ससुर के प्रति, हमारे पति देवर जेठ आदि के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, ये कब जन्म लेता है? जिसने बचपन में ये नजरिया जिसने विकसित कर लिया वो दुनिया पर राज करता है। अब ये जो नजरिया, दृष्टिकोण, जो सोच है, यदि आपकी सोच विकसित ही नहीं हुई, आपका नजरिया विकसित ही नहीं हुआ अपनी संकल्प शक्ति की तरफ,
तो फिर हम सामान्य जीवन गुजारते हैं। और यदि हमारी सोच, हमारा नजरिया संकल्प शक्ति की तरफ बहुत विकसित हो गया तो हम लोग दुनिया पर राज करने के लायक बने जाते हैं। अब सामान्य दृष्टि से यदि कोई बात करें इतिहास में, तो कुछ उदाहरण मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र नाम हम सबने सुना है, सुना या नहीं सुना है? एक सामान्य ही राजा है, आम राजा की तरह है, लेकिन उनका क्या है, संकल्प अलग है। उनका संकल्प ये था कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वो शब्द ही उनकी शक्ति है। मुंह से निकले हुए शब्दों ने क्या दे दिया, पूरा राज ही लौटा दिया। वो अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। इसे आप कमिटमेंट बोल सकते हो, वचन बोल सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, संकल्प। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि वो अपनी पत्नी से ये कह रहे हैं अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कि इसमें तो मैं किसी भी निश्चित संकल्प से बंधा हुआ हूं। आप देखिए, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र से अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेंगे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपने देखा हो, अपन पिताजियों से डेली बात करते हुए देखते हैं, न्यूज पेपर में देखते हैं कि बेटा ने बाप को मारा। अनेकों बार देखते हैं कि पत्नी ने पति को मारा है। कि कौन सी बातों पर? बहुत सारी LIC को देखते हैं अपन लोग, LIC करा देते हैं फिर मार देते हैं, ये सोच करके कि LIC मिल जाएगी। यहां कोई संकल्प है ही नहीं है जीवन का। लेकिन आप देखिए कि राम को जैसे ही भगवान राम को सूचना मिली है कि आपको वनवास होता है, ओके, यहां वो झगड़ तो सकते थे, विचलित हो सकते थे, लेकिन जैसे ही उनको वनवास मिला तो उनका संकल्प था कि मुझे ये भी उचित काम करना है। वनवास में भी जैसे गए थे तो शांति से जा रहे थे, बीच में गंगा आ गई थी, वहां तकलीफ थी, कैसे वो केवट से आगे हाथ जोड़ करके आगे निकल गए। जैसे ही वो अपने संकल्प को मजबूत करते हैं, नहीं, जो मुझे आदेश मिला है मेरे को संकल्प पूरा करना है, 14 साल से पहले विचलित नहीं होना है। अब बताइए, माता सीता का अपहरण होने पर वो क्या वहां अयोध्या में सूचना करा सकते कि नहीं करा सकते? क्या अपने भाई बहनों को सूचना कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था? आप बताओ। अब आप सब लोग नहीं कह रहे हो कि हाँ कराना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो संकल्पवान इतने थे कि वो सफल हो गए इस दुनिया में। लेकिन उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। अपहरण होने के बाद में देखिए, संकल्पवान व्यक्ति के साथ में अंगद मिला, हनुमान मिला, ये नहीं मिलते। कहां से हुआ इन सब का जन्म? भगवान राम के संकल्प से। और एक दिन संकल्प ऐसा आया कि आप बताइए, मृत्यु पर अमर का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले को कोई मार सकता है क्या? बताइए, उस दुनिया में कौन था जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था? एक ही व्यक्ति था। अब आप बताइए, राम को, भगवान राम को ये तो पता था कि ये तो इसको तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अजय है, इसने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अधिकार कर रखा है। अब बताओ, आप इस संकल्प को महसूस करो, कुछ है भी नहीं है। कुछ बंदर बैठे हैं, कुछ भालू बैठे हैं, जिनके पास कुछ तीर निशान है भी नहीं है तो मजबूत संकल्प है। संकल्प किसका? हनुमान का संकल्प है, जामवंत का संकल्प है, सुग्रीव का है और अंगद का है, लेकिन मजबूत हो रहे हैं। आज तक कभी ऐसी प्रतियोगिता हुई नहीं अंगद की कि कहीं उन्होंने पहले कंपटीशन की तैयारी जो अपन करते हैं कि वो जाकर अपना पैर जमा दे और कोई उठा दे, क्योंकि अपन युद्ध करते हैं, देखते हैं, धारावाहिकों को देखते हैं, पहलवानों को देखते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, स्टेडियम में बोलो प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? लेकिन अंगद ने कभी प्रैक्टिस करी नहीं। ये क्या था? उनके संकल्प का भरोसा था। अब इतना मजबूत भरोसा था कि वो पैर को कोई हिला ही नहीं पाया। कितना ढंग का संकल्प था? किसका? अंगद का था। कहां से आ रहा था? नजरिए से। कहां से आ रहा था? दृष्टिकोण से। कहां से आ रहा था? सोच से। उसी श्रीलंका की जगह उन्हीं का केरोसिन, उन्हीं की रुई, केवल हनुमान की क्या थी? पूंछ थी बस। उन्हीं का तेल, उन्हीं की रुई, उन्हीं का घर, और उसी में आराम से आग लगा के आ गया। ये सब क्या था? नजरिया।
उस नजरिए को यदि गड़बड़ी से हम लोग हताश में भी बदल सकते हैं। ऐसा ही आप देखो संकल्प और नजरिया दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण का भी देखा होगा आपने। यहां संकल्प किसका टूट रहा है? यहां संकल्प आप देखो तो उस व्यक्ति का टूट रहा है जिसको अपन कहते हैं कि विश्व का सर्वोच्च यदि कोई धनुर्धर है तो कौन है? लेकिन संकल्प टूट रहा है नहीं टूट रहा है? नजरिया दृष्टिकोण सोच बदल रही है नहीं बदल रही है? लेकिन वहां कौन है उनके साथ में? संकल्पित व्यक्ति है। क्या है ये संकल्पित व्यक्ति? क्यों है ऐसा संकल्पवान? वो दुष्टों का नाश करना चाहता है। चाहता तो केवल अपने किससे कर सकता था खत्म? सुदर्शन से कर सकता नहीं कर सकता था? लेकिन नजरिया विकसित कर रहा था सबका, तकलीफ खुद भी महसूस कर रहा था, सोच विकसित कर रहा था सबकी, और वहां तकलीफ आई और वहां भी देख लीजिए धनुर्धर को भी कमजोर होना पड़ा, लेकिन कमजोर होने नहीं दिया। तो फिर माय डियर फ्रेंड आप देखिए ये संकल्प वाले हैं जो कभी हारते ही नहीं है। अब आप आगे से आगे चलो, मैं नाम बोल रहा हूं इसलिए कि इनको तुम जानते हो। तो बताओ सिकंदर कितना कद का था? सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो 5 फीट का ही था। कभी कभी कह देते हैं ना कमेंट्री में कि सचिन तेंदुलकर को वाह सिकंदर, ये थी वो कहानी। सिकंदर कोई वीर बड़ा लंबा तगड़ा नहीं था, बस उसके पास तो एक संकल्प था कि मैं दुनिया जीतना चाहता हूं। अब इसको महसूस करो अच्छी तरह से। एक संकल्प में जन्म ले लिया, कहां से? नजरिए से, दृष्टिकोण से, जीऊंगा तो मैं भी। निर्धारित उम्र है मेरी वही 60-70 साल की निर्धारित उम्र है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं? विश्व पर फतेह करना चाहता हूं। उसका दृष्टिकोण अलग हो गया, संकल्प मजबूत हो गया। संकल्प इतना जब मजबूत हो गया, बताइए कहां से चला था, कितनी नदी नाड़े थे। आज यदि हम झेलम को रावी को इनको देखें तो हम सोचें कि इसमें तो जा ही नहीं सकते, लेकिन वो तो चल रहा है, घोड़े में उतर रहा है। क्या था ये सब? एक संकल्प था, एक नजरिया विकसित हो चुका था। किसको? दुनिया को जीतने का। अब यदि अपन सामान्य रूप से बात करें, भगवान बुद्ध का नजरिया बताओ। उनका नजरिया था कि मुझे सत्य की खोज करनी है। संकल्प ने जन्म लिया और घर से निकल गए। अब आप बात करते हो कि वो बिना कहे निकल गए, तुम निकलो अपने घर से बिना कहे, बताओ कोई न कोई तो मिलेगा, बोलो ना। ऐसे उड़ के तो गया ही नहीं, राजकुमारी था, तरीके से ही गया था। जब भी हम हमारे घर से निकलेंगे तो हमारे पड़ोसी मिलेंगे, रास्तेदार मिलेंगे, गांव मिलेंगे, लेकिन उन्होंने रोका तो होगा। इतिहास इस चीज को पढ़ाता नहीं है, बस इतना ही था कि बिना कहे वो निकले गए। आप निकलो एक रात अपने घर से, कितने लोग तुम्हें जानकार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बोलो। लेकिन उनका नजरिया क्या हो गया था? संकल्पवान हो गया था। जैसे ही उनकी शक्ति इतनी हुई थी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि क्या थी उनकी सोच थी, किसके प्रति? सत्य के प्रति। संकल्पवान हो गए और अपने आप ही परमात्मा बन गए। बाद में कहते हैं कि जब वो आए अपनी पत्नी के पास आए, कहा कि जा रहे थे तो मुझसे कह तो जाते। जब आप जा रहे थे घर छोड़ करके, आपको बच्चा भी दिख रहा था, बगल में सो रहा था, कह देते मुझसे। बुद्ध ने कहा कि मैं तुझसे ही कहता तो तू मेरे को जाने देती क्या? वहां किसने जन्म ले लिया था? नजरिए ने। क्या दिख रहा था? संकल्प। किस बात का? सत्य का। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पूजा जा रहा है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पूजा जाता है? बट ऐसे क्यों बोलती क्यों नहीं है? जब भी कहीं तुम जाती हो शांति पे, स्पा पे, पार्लर पे, तो किसको देखते हो वहां सब? बुद्ध को। तो बुद्धि तो पूजा जा रहा है। क्या था उनका? एक संकल्प। एक छोटे से संकल्प, उनकी दृष्टि में संकल्प बड़ा था, सामान्य की दृष्टि में छोटा था, लेकिन परमात्मा बन गए। ऐसा ही महावीर ने किया। यहां से जैसे ही जाते हैं, अपन कलिंग का युद्ध जीत रहे थे, चाहते तो हो सकता है अशोक भी सिकंदर की तरह और बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन उनको संकल्प लिया कि नहीं, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। इस संकल्प को अशोक महान तोड़ सकते या नहीं तोड़ सकते थे? जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे वाल्मीकि जो हैं ये कौन थे? ये डाकू थे या नहीं थे? रत्नाकर डाकू थे या नहीं थे? लेकिन इनका अपने आप ही दृष्टिकोण बदल गया, संकल्पवान हो गए और दुनिया में सबसे अच्छे लेखक हो गए, जिनको आज हम घर घर में पढ़ते हैं। तुलसीदास कैसे थे? जानते हो या नहीं जानते हो? कालिदास कैसे थे? जानते हो नहीं जानते हो?
चलो बताओ, तुलसीदास और कालिदास में से कौन सा था जो अपनी पत्नी को जान माई के चली गई थी और चला गया और सांप पकड़ लिया था? कौन है? फिर कैसे तुलसीदास बन गए? कोई व्यंग आई, कोई बात आई और उनका नजरिया बदल गया और वो संकल्प शक्ति उनके पास में आ गई और उन्होंने संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ की रचना कर दी। जैसे ही आप आते हो तो देखिए, आप गोरी गजनियों को जब देखते हो तो गजनी का तो उद्देश्य कितना था कि इस भारत के मंदिरों में धन दौलत है और मुझे ये लूटनी है। आप उस संकल्प शक्ति को याद करो कि उस व्यक्ति का इतना ही संकल्प था गजनी का कि इस भारत के मंदिरों में धन दौलत है और मुझे लूटनी है। अब आप बताओ वो रोकी क्यों नहीं गई? भारत के लोगों ने रोकी क्यों नहीं? वो क्यों नहीं थे वो राजा महाराजा उसके प्रति इतने ध्यानवान? आज हमारे मंदिर में हम खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भारत के किसी भी मंदिर में, यदि ईमानदारी से बात करना, किसी भी भारत के मंदिर में जहां तुमने भी कभी चढ़ावा चढ़ाया हो और आज वहां लाखों की नहीं, अरबों की नहीं, खरबों की चोरी हो जाती है, तो चलो ईमानदारी बताओ, दर्द होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। इतने जल्दी नहीं बोलते, नहीं होता बिल्कुल भी। ईमानदारी से दिल से पूछो अपने से। यदि अभी कोई भी आपको ये पता चले कि फलाने फलाने मंदिर में इतने लाखों का माल चुला गया, चलो बताओ ईमानदारी, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन जब पेन की निब टूट जाती है, जिस पेन से हम लिखते हैं उसकी निब यदि छोटी सी टूट जाती है, तो दर्द होता है कि नहीं होता है? तो यही बात आपको ध्यान में लेनी है कि वो गजनी जब आया था तो मंदिरों में धन तो बहुत है, लेकिन वो किसका था? ईश्वर का। वो किसका था? ईश्वर। और ये ईश्वर का जो धन है, इसको हमको लुटाने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमने जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक यदि किसी की सबसे ज्यादा झूठी सौगंध खाई है तो बताओ किसकी खाई है? क्या ये बात सही है या गलत है? यहां से जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो इतिहास हमको बहुत बार पढ़ाता है कि गोरी अनेकों बार हारा था पृथ्वीराज से, अनेकों बार, एक बार नहीं, अनेकों बार। हम जब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो वहां होता है कि 12 बार, 14 बार, 16 बार, 21 बार। मान लीजिए इतना नहीं तो 5 बार, 6 बार तो हुआ होगा कुछ न कुछ तो। लेकिन आज जिस आदमी का नाम है, लगभग उनकी एक लड़ाई ने, अर्थात 6-7 लड़ाई हारने के बाद एक विजय ने 1192 की तराइन की द्वितीय विजय ने, बताइए आने वाले 700 साल राज कराया कि नहीं कराया? और यदि वो 1-2 बार हारने के बाद चले जाते अपने घर पर तो उनका क्या बदल जाता? नजरिया और दृष्टिकोण। तो माय डियर फ्रेंड, इस संकल्प शक्ति को शक्ति कौन दे रहा है? आपका नजरिया। अब जैसे ही इन बातों को छोटा मत लीजिए, इनको सोचिए गोरी गजनी ने क्या रच दिया था। ये सामान्य व्यक्ति है, कोई ऐसे नहीं है विशाल हाथी की तरह हो, हम जैसे ही है, लेकिन इनके पास क्या है? संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति के भीतर इनके पास सबसे ज्यादा बड़ ताकतवर क्या है? नजरिया। उनका क्या है? नजरिया। कौन सा नजरिया? एक बार हारने पर भी कोई फर्क, 2 बार हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 बार हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति है, जब तक जिंदा हूं जब तक लड़ता रहूंगा। यहां से जैसे ही जब आप आगे की तरफ देखते हो, आज आपको जो दुनिया अच्छी क्यों लगती है, जो लोग तुम्हें अच्छे क्यों लगते हैं? तुम्हें रानी पद्मिनी क्यों अच्छी लगती है भाई? तुमको पन्ना धाई अच्छी क्यों लगती है? तुमको मीराई अच्छी क्यों लगती है? तुमको हाडी क्यों अच्छी लगती है? तुमको कर्णावती अच्छी क्यों लगती है? बताइए, इन 5-6 के अलावा और आपको चित्तौड़ के महल में कौन अच्छा लगती है भाई? वहां तो बहुत रहते थे, हजारों रहते थे, वहां तो हजारों महिलाएं थी, इस भारत में बहुत कुछ था, लेकिन आपको पद्मिनी अच्छी क्यों लगती है? आपको पन्ना धाय अच्छी क्यों लगती है? हाडी रानी क्यों अच्छी लगती है? माता कर्णावती क्यों अच्छी लगती है? झांसी की रानी क्यों अच्छी लगती है? आपको मीराई अच्छी क्यों लग रही है? बताइए ना, बताइए, बोलिए जल्दी से, क्यों अच्छा लग रहा है ये सब? क्योंकि उनका जो नजरिया दृष्टिकोण है, उस नजरिए दृष्टिकोण ने ऐसी संकल्प शक्ति को जन्म दे दिया, वो अच्छी लगती है। कितना ढंग, अच्छा सम्मान जा रहा है कि पन्ना धाय के सामने उदय सिंह भी है, चंदन भी है। यदि नजरिया बदल लिया तो चंदन को बचाना था,
लेकिन नजरिया कहां चले गया? संकल्प शक्ति की तरफ कि मुझे राज को बचाना है। ये क्या था उनका दृष्टिकोण। जैसे माय डियर अब मैं आपको ले चलता हूं लंदन अर्थात अंग्रेजों का देश को आप जानते हो खूब। वहां कितने से लोग थे, 5-6 लोग बैठे थे, मदिरा पान कर रहे थे। एक व्यक्ति ने वैसे ही सोच विकसित की यार कि दुनिया पे राज करते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ राज करते हैं तरीके बिल्कुल, फिर तीसरे ने कहा बिल्कुल करना चाहिए यार, इसीलिए तो पैदा हुए हैं। अपना नजरिया विकसित किया, दृष्टिकोण बलवान बनाया, संकल्प शक्ति ने जन्म लिया। 5-6 लोग यहां आए थे और धीरे धीरे लास्ट तक आपको पता हो तो अंग्रेज 30-35 हजार अंग्रेज ही थे अंतिम समय तक। और हम कितने थे? करोड़। कितने थे? करोड़। और ये 30-35 हजार जो थे ये पूरे भारत में बिखरे हुए थे, कोई एक जगह नहीं थे। लेकिन राज कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे। किससे कर रहे थे? नजरिए से। नजरिया कौन सा विकसित किया? यहीं से भर्ती किया, यहीं से एक दूसरे को लड़ा दिया। नजरिया कौन सा विकसित किया? सोच कौन सी विकसित की? इतना संकल्पवान बन जाओ कि अपन को राज हाथ में लेना है। आप देखिए प्लासी में ऐसे ही हुआ, बक्सर में ऐसे ही हुआ, मराठा युद्धों में ऐसे ही हुआ, मैसूर में ऐसे ही हुआ, पंजाब में ऐसे ही हुआ, 1857 में भी ऐसे हुआ। अब थोड़ा सा जैसे ही राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हो, हम आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को जब पढ़ते हैं तो बड़े जोश में आ जाते हैं कि उन्होंने 1-2 सिर काट दी, उसे मजा सा आ जा। उस दिन हमको ऐसा लगता है आज मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है। लेकिन हमारे तो करोड़ों सिर कटे होंगे ना, उनको तो हम पढ़ ही नहीं पाते। हमारी 1-2 झांसी की रानी से एक बार थोड़ा सा ही तो है घोड़े पर चढ़ करके झांसी की रानी इतना सा ही लड़ लेती है, उसमें हम कितने जोशीले हो जाते हैं। अब बताइए यदि जीत जाते और राज हाथ में लेते तो कुछ न कुछ अंतर निकल जाता। हमारा नजरिया, आप अपना नजरिया को ध्यान से लो। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही आप आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कहानी जब पढ़ते हो तो तुमको जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही आप महाराणा प्रताप को, त्याग को, शौर्य को, पराक्रम को, वीरता को, स्वाभिमान को, मातृभूमि को जैसे ही पढ़ते हो जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जा करके देखिए आगरे की उस रियासती वो सियासत जहां से हिंदुस्तान की यह सियासत चलाता होगा, उस व्यक्ति का क्या संकल्प होगा, उस व्यक्ति का क्या नजरिया होगा। अरे हमारा एक छोटा सा हिस्सा है मेवाड़, लेकिन उससे हम जिंदगी भर गदगद रहते हैं कि महाराणा प्रताप ने टक्कर ली थी। लेकिन आप उस जगह को और जाकर के देखिए, कभी महसूस करिए उस नजरिए को, जहां हिंदुस्तान की सियासत चलती थी आगरा के उस किले से, जहां अकबर बंगाल, काबुल, कंधार, उड़ीसा पर विजय फतेह करता होगा। बताइए उनका नजरिया कैसा था, उनकी संकल्प शक्ति कैसी थी? तो वो संकल्प शक्ति कहां से जन्म ले रही थी? नजरिए से। लेकिन त्याग को भी यदि अपन समझते हैं, बलिदान को भी अपन समझते हैं, शौर्य को भी अपन समझते हैं, मातृभूमि की रक्षा को भी तब समझते हैं, तो पता चला कि जब महाराणा साहब का देहांत हुआ तो वो हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा राजा भी कहते हैं कि उसके भी आंसू आए थे। तो यही तो है बुद्ध की जमीन, यही तो है महावीर और राम की, कृष्ण की जमीन, यही तो है टैगोर मान की जमीन, कि यहाँ त्याग जो करता है उसे हम वीरता का आभूषण पहनाने की कोशिश करते हैं। बिना त्याग के कभी वीरता हासिल होती ही नहीं है। आगे की तरफ जब अपन देखते हैं तो माय डियर, आज जब तुम जाते हो देखते हो सरदार की उस स्टेचू को, तो तुम्हारी गर्दन में झटका लग सकता है। लेकिन आप ये देखिए उस व्यक्ति का नजरिया था कि ये 565 रियासतों को मुझे एक करना है, अर्थात हिंदुस्तान को एक करना है, इसीलिए वो सरदार हो गए। अब बात तुम्हारे ऊपर आती है माय डियर फ्रेंड्स। सामान्य ही व्यक्ति है, लगभग 12, 13, 14 बहन भाइयों में से पैदा होता है सुभाष, पढ़ाई करता है, लेकिन क्या करता है? एक नजरिया विकसित करता है। छोटा जब 8 साल का, 10 साल का रहता है, अंग्रेजों से मुकाबला करता है, नजरिया विकसित करता है, सोच विकसित करता है अंग्रेजों से लड़ने की। लेकिन आज जैसे हमारे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीए में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं,
तो जो विद्यार्थी वहां पर लड़ाकू पॉलिटिक्स का काम करता है, चुनाव लड़ता है, तो माता पिता रोक देते हैं, नहीं हमें नौकरी चाहिए। माय डियर, ऐसा ही सुभाष था, ऐसे ही सुभाष के पिता थे, ऐसे ही सुभाष की मां थी कि वो भी अपने बच्चे को नौकरी कराने चाहते थे, लेकिन सुभाष को नौकरी न करके कुछ और करना था, अर्थात अंग्रेजों को भगाना था। वो नजरिया विकसित हो गया, लेकिन पिता को वो दुखी नहीं देखना चाहते थे, मां को दुखी नहीं देखना चाहते थे। 1917-18 की बात है, वो यहां से चले गए और फर्स्ट चांस में 1 साल में ऐसा नजरिया विकसित हुआ, ऐसा दृष्टिकोण विकसित हुआ, ऐसी सोच विकसित हुई कि 1 साल की पढ़ाई से वो दुनिया में आईएएस टॉप कर गए। क्या था? एक नजरिया, किसके प्रति? अपनी मां के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने दादा के प्रति, अपने परिवार के प्रति। सुभाष चंद्र बोस आईएएस बनना नहीं चाहते थे, वो तो अपने परिवार के नजरिए को विकसित कर रहे थे कि मैं बन सकता हूं पढ़ करके, और बने। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग का समय आया तो वो संकल्प की शक्ति ने वापस उनको जन्म ले दिया और टाइम आया और ट्रेनिंग में न करके इस्तीफा दे दिया। कितना संकल्पवान होगा वो इतिहास का पुरुष, महापुरुष। भगत सिंह के माता पिता भी उनको नौकरी में देखना चाहते थे। रेलवे की नौकरी अच्छी मानी जाती थी, चाहते थे कि यार कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर लो, टिकटी बन जाओ। लेकिन क्या हो गया? नजरिया अलग हो गया। यहां से आज अब हम माय डियर गांधी के युग में जा चुके हैं कि नजरिया क्या करता है, संकल्प की शक्ति क्या करती है। 17 साल ये लोग जेल में रहे थे, सरदार, सुभाष, भगत सिंह, गांधी, नेहरू आदि। यहां से अपन आगे की तरफ चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि नजरिया विकसित होता कैसे है। जैसे ही भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, एक ऐसे व्यक्ति ने संविधान में भूमिका निभाई जो स्कूल के बाहर बैठता था, पानी नहीं मिलता था उसे। एक ऐसे व्यक्ति ने भारत देश के संविधान के निर्माण में भूमिका निभाई जिसको साथी लोग छू करके डेली प्रताड़ित करते थे। कि ऐसे व्यक्ति ने, जो हम कभी ये नहीं सोच सकते कि मिरिंडा हाउस में पढ़े, लेडी श्रीराम में पढ़े, सेंट जेवियर में पढ़े, सेंट एंसलम में पढ़े, ये बड़ी स्कूल है, भारत के बड़े कॉलेज हैं, स्टीफन कॉलेज, ये मेयो कॉलेज, हम इनमें नहीं सोच पा रहे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा पढ़ना मुझे ऑक्सफोर्ड है, मुझे हार्वर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना। माय डियर, ये नजरिया, ये दृष्टिकोण जब विकसित हो जाता है तो ईश्वर की शक्ति उस नजरिए और सोच के साथ खड़ी हो जाती है। अंबेडकर साहब के साथ ऐसा ही हुआ और ये वो भारत के बाहर गए और उन्होंने बाहर पढ़ाई करी थी। ये मैं सामान्य दृष्टि से आपको सुना रहा हूं, लेकिन हम में से बहुत सारे, सभी लोग ऐसे हैं, अधिकांश, कि जल्दी नौकरी लग जाए, माता पिता को खुश करने के, देखो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी की ये तनख्वाह देखो, आप उनको देखो कि जो वो व्यक्ति गरीबी तो है और कौन सा है, अंबेडकर साहब। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ और छोटा सा पढ़ाई और रह गई थी, वो तय कर चुके थे, वो अपना नजरिया विकसित कर चुके थे माय डियर फ्रेंड कि दुनिया का कोई भी एजुकेशन मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब वो अमेरिका और ब्राजील सब जगह से पढ़ के आए और लंदन में वापस उनको जाकर और पढ़ना था, तब जाकर के व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व होता है। और इतना ज्ञानवान बनने के बाद जब वो यहां आए इस भारत की धरती पर, तो बड़े बड़े राजसी दरबारों में, जागीरदारों में, राजा महाराजाओं में, बड़े बड़े राजनेताओं में उनको कोई जगह नहीं देता। लेकिन किस चीज ने जगह दिया? उनके नजरिए ने। वो नजरिया कौन सा था? हाई एजुकेशन का। कौन सा था? हाई एजुकेशन का। जब जिसके पास इतना बड़ा हाई एजुकेशन होगा तो बताइए, आप बताइए उस युग के उन राजाओं को, उन महाराजाओं को, नेताओं को, बड़े बड़े शिक्षाविदों को, क्या वो अंबेडकर साहब को संविधान में सहयोग के लिए लेने को तैयार थे? नहीं। लेकिन किसने लिया? उनके नजरिए ने, उनके संकल्प ने। क्या संकल्प था? ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को ऐसा साबित कर दूं कि कोई गलती हो ही नहीं, कोई अनुच्छेद बचे ही नहीं दुनिया में। ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आज 1950 से जब आगे बढ़ो
तो आज का इतिहास जब माय डियर फ्रेंड आप देखना चाहते हो, कितने खिलाड़ी हैं आज भारत में जो गरीब हैं, कितने हीरो हैं जिन्होंने कभी साइकिल पर चाय बेची थी, कितने हीरो हीरोइन हैं जो बंबई के रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी थी। क्या था उनका नजरिया, लेकिन नजरिया किसको जन्म दे रहा था? संकल्प शक्ति। क्या वो आज सफल है या नहीं है? पक्की बात है ना? जैसे ही आप खिलाड़ियों को देख लो, ये सब सामान्य व्यक्ति हैं। आज तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके घरों में रहने को एक ही कमरा है। आईपीएल की जब बोली लगती है तब जाके हमको पता चलता है खिलाड़ियों के घर में पक्के मकान तक नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था? सोच और दृष्टिकोण। क्या था? संकल्प शक्ति। और सबसे बड़ा हीरो जो अपन लेते हैं, बताइए, कोई अखबार फेंक रहा है, राष्ट्रपति साहब ने ऐसा किया कि नहीं किया? कौन थे? अबुल कलाम साहब ने ऐसा किया कि नहीं किया? अखबार डाले कि नहीं डाले? परिवार में बहन के, माँ के, सबके गहने बिके कि नहीं बिके? ये कहानी कोई हजारों वर्ष थोड़ी पहले की, ये तो 50-60 साल पहले की है। अब यदि ये बताइए कि कोई कहानी यदि झूठी है तो पूरी झूठी है, और यदि सच है तो सभी सच है। तो सच का बीज बो रहा हूं मैं आप में कि प्रधानमंत्री साहब ने यदि चाय बेची थी, ऐसे नहीं कि आप जैसे सोच रहे हो कि भाग भाग के बेची थी, बेची तो होगी, क्योंकि हम भी हमारे माँ बाप के बड़े बड़े गरीब हो चाहे कैसे ही हो, काम में हाथ बटाते या नहीं बटाते, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने पिता के भाइयों की चाय बेचने की यदि दुकान पर हाथ बटाया होगा तो देखिए केटली पकड़ी तो ढंग से होगी, गिलास दिया तो सामने वाले को अच्छा होगा। यही फर्क है इतिहास में कि जब वो चाय बना रहे होंगे तो उनकी चाय दूसरों से अच्छी गई होगी, उनकी चाय बनाने का तरीका दूसरों से अलग होगा, उनका नजरिया अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो नजर के पार की थे। आज की चाय मेरी श्रेष्ठ होनी चाहिए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जो आज हिंदुस्तान की जो सियासत का सबसे बड़ा राजा अर्थात प्रधानमंत्री, कवि, एक आम विद्यार्थी की तरह गरीब घर में पैदा होने वाला आज हिंदुस्तान को चला रहा है, नहीं चला रहा? उसके प्रति तुम्हारा सबका नजरिया कैसा है? तुम विश्वास करते हो, नहीं करते हो? आज यदि कोई वर्ल्ड में डंका बजा रहा है तो बताओ प्रधानमंत्री साहब का बज रहा है, लेकिन एक बात जब आती है तो बताओ कि कभी उन्होंने चाय बेची थी। तो फिर ये संकल्प कहां से पैदा हो गया? ये संकल्प कहां से पैदा हुआ? किससे? नजरिए से। तो माय डियर फ्रेंड, हम हमारा नजरिया बदलना चाहते हैं, हम हमारी संकल्प शक्ति को जन्म देना चाहते हैं। मैंने आपको पिछले लाखों साल से उठाया, राजा हरिश्चंद्र से लेकर यहां तक जो कहानी बताई है। अब बताओ, अब दूसरी तरफ अपन चलते हैं। पिछले 15 साल 20 साल के आईएएस आरएएस के रिजल्टों को तो तुम जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? अभी तुमने ऐसे ऐसे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जिनके घरों में रोटी तक नहीं है, वो लड़कियां आईएएस आईपीएस बनी है, नहीं बनी है? ऐसा हरियाणा में हुआ है? नाम जानते हो? बोलो कौन है? ये एक नाम है, एक नाम है। हजारों और अभी ऐसे बच्चे। तो अब आप ये बताइए कि मेरा सवाल कहां से शुरू हुआ था कि राजाओं के बच्चे रंक बन जाते हैं, गरीबों के बच्चे राजा बन जाते हैं। किससे? सिर्फ अपनी सोच से, अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से। अब ये नजरिया और दृष्टिकोण और सोच जो होती है, ये किसको जन्म देता है? संकल्प शक्ति को। यदि आप 2018 के रिजल्ट को देखते हैं तो आप सब जानते होंगे, मुक्ता राव का नाम तो जानते ही हो। अरे मुक्ता राव का नाम आप जानते हो, लेकिन इस बात को थोड़ी जानते हो उन्होंने 35 साल तक अर्थात 36, 37, 38 साल में जाके उनको रिजल्ट मिला है। तो क्या था उनका? संकल्प शक्ति। अब आज मुक्ता राव तुमको कैसी लग रही है? बताइए। अच्छी लग रही है? क्यों तुमको टीना डाबी अच्छी लगती है? क्यों तुमको रिया डाबी अच्छी लगती है? क्यों तुमको दुर्री सेठी अच्छा लगता है? क्यों तुमको कनिष्क कटा, ये सब अच्छे लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका नजरिया इतना विकसित हो चुका था
कि एक ऐसा व्यक्ति कनेश कटारिया जो 2.5 करोड़ की सैलरी को छोड़कर सिविल सेवक बनना चाहता है, इसका मतलब है कि सिविल सेवा में जो दम है वो किसी कंपनी की नौकरी में नहीं है। अब 2.5 करोड़ रुपए के पैकेज को छोड़ करके व्यक्ति घर आएगा तो बताओ उसके माता पिता को चिंता होगी या नहीं होगी? लेकिन उनके माता पिता से कहा कि मुझे और पढ़ने दो। उनके पास एक नजरिया था आईएएस आईपीएस बनने का, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था और एक दिन ऐसा आया कि माय डियर वो इंडिया टॉप कर गए। हो रहा है नहीं हो रहा है? यदि और उदाहरण देखना चाहते हो, यदि जिनके हाथ पैर नहीं है, विकलांग हैं, ऐसे बच्चे आईएएस बने नहीं बने हैं? आप बताइए, जिनके देखने की आंख नहीं है वो लोग आईएएस बने नहीं बने हैं? आप बताइए उन खिलाड़ियों को जिनको चलने का पैर हाथ नहीं है, शरीर थक गया, लेकिन उनके लिए पैरालंपिक ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले या नहीं मिले हैं? ये सब क्या है? उनके नजरिए का संकल्प है। जब नजरिया ही विकसित हो जाएगा तो संकल्प अपने आप ही जन्म लेता है। तो आप भी चाहते हैं कुछ करना? आप भी अपना संकल्प, अपना इरादा मजबूत करना चाहते हैं? क्या ये संकल्प और ये नजरिया और बड़ी सोच से इंसान बड़ा बन जाता है? क्या पक्की बात है ये? तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए नई साल 2023 में हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह इतना संकल्पवान हो जाए कि हमारा पहला पॉइंट है कि हम सबसे ज्यादा सकारात्मक बन जाएं। अर्थात मैं 2023 में सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाऊं। ये आपका सबका संकल्प होना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव ही नहीं है, हम नकारात्मक दृष्टिकोण में हैं, तो आप ध्यान रखो, नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का कभी ऑपरेशन नहीं होता है। कड़वी चीज इसलिए बुरी लगती है कि वो कड़वी है, लेकिन कहते हैं कि नमक जो है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। अब आपका पहला संकल्प है, आपका नजरिया बदल रहा है। नंबर 1, हम क्या बनना चाहते हैं? सबसे ज्यादा संकल्पवान बनना चाहते हैं। इतने पॉजिटिव, किसके प्रति पॉजिटिव? किसके प्रति पॉजिटिव बनना चाहते हैं हम लोग? केवल अपने रिजल्ट के प्रति। आपका पॉजिटिव नजरिया, आपका दृष्टिकोण इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि आपके रिजल्ट के दिन आप हंसते दिखें। आपका दृष्टिकोण अर्थात आपका एटीट्यूड इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव हो जाए कि आप रिजल्ट देखते हुए खिलखिलाते से महसूस करो। अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लो। आप इतने पॉजिटिव हो जाइए कि आप जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपका खट का दबता है 8,42,312 खट, अच्छी रैंक, कुछ बात करने का सवाल ही नहीं रहा, क्लियर हो गया काम। ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपके भीतर से जब आएगा तो आपको जो आगे बताने वाला हूं वो सब चीज अपने आप ही पॉजिटिव होती चली जाती है। जैसे ही आप सकारात्मक रवैया अपनाते हो, किसके प्रति अपनाते हो माय डियर फ्रेंड? वो सकारात्मक रवैया आपका पॉजिटिव होना चाहिए आरएस और आईएएस के प्रति। आप उसकी तस्वीर बनाओ। आप रिजल्ट की और प्री की, मेंस की, एग्जाम की चिंता मत करो, इंटरव्यू की। आप चिंता करो जब मैं कलेक्टर लगूंगा तो डिस्ट्रिक्ट में क्या करूंगा। आप अपना नजरिया विकसित करो कि जहां मैं एसडीएम रहूंगा वहां महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, ट्रैफिक के प्रति क्या करूंगा, किसानों के प्रति क्या करूंगा। भीतर से पावर आ जाएगा, आपका नजरिया विकसित हो जाएगा। जैसे ही आपको करने में जैसे ही महसूस होगा अच्छी चीज है कि मैं एक दिन अधिकारी बनने के बाद वो करूंगा, तो फिर आप ऐसा ही करोगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपका नजरिया इतना विकसित हो चुका है, अर्थात आप इतने संकल्पित हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नया साल, नई सोच, नया दृष्टिकोण, नया नजरिया, नया उत्साह और नई ऊर्जा हमारे लिए क्या लेकर खड़ी है? पॉजिटिव एटीट्यूड। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा, अर्थात ये मन में होना चाहिए कि मैं इस हिंदुस्तान का एक
अरब 40 करोड़ लोगों में से नंबर 1 मैं पॉजिटिव हूं। मैं बिल्कुल भगवान राम की तरह, कृष्ण की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह, बुद्ध महावीर की तरह पावरफुल बनना चाहता हूं। मेरे संकल्प को पूरा करना चाहता हूं। आपको हर चीज अच्छी लगने जाएगी। क्या चीज अच्छी लगेगी? किताब का हर टॉपिक अच्छा लगेगा। आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको लिखने में मजा आएगा, टेस्ट पेपर देने में मजा आएगा, प्रैक्टिस पेपर देने में मजा आएगा। जैसे ही एटीट्यूड, नजरिया विकसित हो जाएगा। किसके प्रति हो रहा है ये सब? प्री एग्जाम नहीं, मेन एग्जाम नहीं, इंटरव्यू नहीं। कैसे जीना है जीवन, कैसे जीना है, महसूस करो इस बात को। यदि आप महसूस नहीं करते हो कि मुझे कैसे जीना है, आप उस कुर्सी को देखो जहां पर आप न्याय करोगे। आप वर्दी को पहन करके महसूस करो कि मैं वो आईपीएस आरपीएस की वर्दी, मैं एडिशनल एसपी की वर्दी, मैं डीआईजी आईजी की वर्दी पहन करके मैं वो करना चाहता हूं। वो आपके भीतर खून में समाहित हो जाएगा। और जिस दिन ये जब आपके भीतर हो जाएगा तो आपका रवैया अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही पढ़ोगे चीजों को तो अपने आप ही आपको याद होती चली जाए। यदि आपने रवैया प्री की तरफ और मेंस की तरफ रखा तो फिर कमजोरी रहेगी। आपका रवैया, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, दुनिया से सबसे ऊपर। और हम बहुत सारे विद्यार्थी यहां बैठे हैं, लेकिन हर विद्यार्थी संकल्प ले, मैं टॉप करना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी पहली रैंक पे आना चाहता हूं, इसके बाद मैं प्रमोशन प्राप्त करता चला जाऊंगा। और मैं भी चाहता हूं एक दिन सीएम और पीएम के साथ इस देश की योजनाओं पर साइन करना। ये सब आईएएस आईपीएस करते हैं। सरकार के जितने भी लीडर होते हैं, नेता जो होते हैं, वो सिर्फ माहौल बनाते हैं। देश का जो संचालन करते हैं वो सिविल सेवक करते हैं। ये मत कहना कि किसी राजा ने यहां पर नहर लाए थे, नहीं, वो इंजीनियर लाया था नहर। तो ये मत कहा करो कि किसी नेता ने यहां सड़क निकलाई थी, डामर का आविष्कार करने वाले ने सड़क निकलाई है। आप वो व्यक्ति बनने वाले हो। नंबर 2, अब जैसे ही पॉजिटिव आपका व्यवहार हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड, आपका परिवार, अपनी माता पिता की जो उम्मीद है वो अपने आप ही पॉजिटिव दिखाई देने लग जाती है। और जैसे ही माता पिता और परिवार की उम्मीद आपकी तरफ बढ़ती है तो आप साबित करेंगे, मैं सबसे ज्यादा पढ़ना चाहूंगा। अर्थात मैं 2023 रविवार से ही यह संकल्प लेता हूं कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा। मैं इनको एक एक चीजों को रहस्य में खोलने वाला हूं। जब मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा, 24 घंटे में से 10 घंटे, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा पढ़ूंगा, तो जो बुराइयां जिनकी हम कहते हैं कि वो बुराई फिर हमारे पास आ ही नहीं रही है, जिनसे हमारे माता पिता चिंता करते हैं कि मोबाइल में, मोटरसाइकिल में, इधर उधर जाने में, तो फिर आप पढ़ोगे ही सबसे ज्यादा। संकल्पवान हो चुके हो आप में, इतनी शक्ति आ चुकी है, इतनी एनर्जी हम लोगों में आ चुकी है कि हम 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे अच्छी तरह से भोजन, 1-1 घंटे खाना खा रहे हैं, 2 घंटे हम हर स्थिति में योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। बोलो, बच्चा तो 6 घंटा ही हमें सोने के लिए। यदि आप ऐसा करते हो, गारंटी है 6 महीने में आपके माता पिता की रूह जो है, उनकी तस्वीर जो है वो खिलखिलाती हो जाएगी और वो निश्चित रूप से परमात्मा से बात करने लग जाएंगे कि इस बार बेटा बेटी का सिलेक्शन पक्का हो रहा है। क्या आप लेना चाहते हो ये संकल्प? तो आप मेरे साथ ये संकल्प लीजिए कि मैं भारत का सबसे मजबूत पॉजिटिव इंसान हूं। यस या नो? यस सर। मैं आईएएस आरएस बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ भारत देश की योजनाओं में नई योजना लाने पर आनंद महसूस करूंगा। यस या नो? यस सर। मैं भारत के उन तमाम प्रतियोगी विद्यार्थियों के बीच रह करके सबसे ज्यादा पढ़ूंगा, चाहे मुझे 18 घंटा पढ़ना पड़े, 16 घंटा पढ़ना पड़े। यस या नो? यस सर।
मैं सबसे ज्यादा अच्छा लिखना चाहता हूं, हैंड राइटिंग सुधारना चाहता हूं, सबसे अच्छे नोट्स बनाना चाहता हूं, यस या नो? मैं मेडिटेशन और योग करने के बाद अपनी स्मृति को, अपनी याददाश्त को सबसे तेज करना चाहता हूं, यस या नो? और जैसे ही हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, सबसे अच्छा लिखेंगे, सबसे अच्छे नोट्स बनाएंगे, सबसे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप ही सर्वाधिक तेज गति की तरफ बढ़ने लग जाए और धीरे धीरे हम संकल्पवान हो जाएंगे। अर्थात यहां जब संकल्प लेते हैं तो कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है, कुछ चीजों को अपनाना पड़ता है, लेकिन एक भी आज के इस मेरे मेंटरशिप गाइड में एक भी मैं कोई बाधक तत्व त्यागने वाला विषय लाया ही नहीं हूं, क्योंकि जब मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूं, 15 घंटा पढ़ रहा हूं, 14 घंटा पढ़ रहा हूं, तो फिर बुराई ने मेरे पास से जन्म लेना ही छोड़ दिया है। जब मैं खुद हस्तलिखित नोट्स बना रहा हूं, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरा मेन एग्जाम में हैंड राइटिंग का और शुद्धि अशुद्धि का फर्क पड़ेगा, और जैसे ही मैं लगातार नोट्स बना रहा हूं, लिख रहा हूं, तो मेरी याददाश्त तेज हो जाएगी। जैसे ही मेरी याददाश्त तेज हो जाएगी तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। कोई बुराई जो होती है वो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास मोबाइल नाम की कोई चीज अब जन्म ले ही नहीं, क्योंकि मेरा संकल्प बड़ा हो चुका है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए 16 घंटा 15 घंटा की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को बलिष्ठ होना पड़ेगा। मेरी शक्ति, मेरा पौरुष, मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा से ज्यादा काम करती है, तो फिर आपको सीधा योग और मेडिटेशन की तरफ जाना है। तो बताइए, आप ईमानदारी से संकल्प लेने को तैयार हैं कि मैं सबसे ज्यादा स्वस्थ रहना चाहता हूं, यस या नो? क्या आप में ये शौक है कि मैं सबसे अच्छी फिटनेस दिखाना चाहता हूं, यस या नो? अब जैसे ही जब आप में इतनी शक्तियां आती है तो फिर आप में बुराई है ही नहीं है। यदि हमारा शरीर सबसे बलिष्ठ है, सुंदर है, हमारी स्मृति तेज है, याददाश्त है, तो हम आराम से जो हमारी किताब है उस किताब से इतनी दोस्ती कर चुके हैं, इतना अच्छा पढ़ चुके हैं, इतना अच्छा लिख चुके हैं, अब हमारे पास खाने के अलावा, सोने के अलावा, योग करने के अलावा, अपने टीचर से बात करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर हम कौन सी चीज त्यागेंगे फिर, क्योंकि हमारे पास कुछ और दूसरी चीज बची ही नहीं है। यदि जब हम ऐसा कर लेते हैं तो ये हो जाता है माय डियर फ्रेंड हमारा समय प्रबंधन। क्या हो जाता है? और जब समय प्रबंधन हमारा ऐसा हो गया तो फिर हमारा कुप्रबंधन बचा ही नहीं है। और जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट को अपना लिया तो वो बैलेंस में रहेगा, अलाइनमेंट खराब होगा ही नहीं और उसकी यात्रा सुखद रहेगी। 100% वो जैसा सोचेगा ऐसा ही प्राप्त करेगा। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आपका जब रिजल्ट आएगा, आप हर एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में टॉप रैंक ही प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने ऐसा ही 1 साल किया है। जब सरदार 1 साल में बड़ा काम कर सकता है, भगत सिंह 1 साल में बड़ा काम कर सकता है, सुभाष चंद्र बोस 1 साल पढ़ाई करने के बाद जब कलेक्टर IAS बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो? तो 2023 हमारी समृद्धि का होगा, हमारी ताकत का होगा, हमारी क्षमता को बढ़ाने का होगा, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से शक्तिशाली बनोगे। संकल्प को इतना मजबूत कर लो और हमारा सबका यही संकल्प है कि हम RS तो आपको बनाकर ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।